देखो एक बार पढ़ाना नहीं है आज, ठीक है। कुछ दिमाग में बहुत सारा कंफ्यूजन है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, हम कर पाएंगे हम नहीं कर पाएंगे, हमसे हो पाएगा हमसे नहीं हो पाएगा। तो उन सारे चीजों को ना ठंडे बक्से में डालने के लिए एक ओरिएंटेशन सेशन है आज आप लोग का। आज मैं आप लोग को डिटेल में बताऊंगा कि मैंने आपके लिए क्या क्या प्लान किया है। और ये बताने का मतलब है, आप ऐसा समझो कि एक तरीके से मेरे तरफ से जो है ना वो संकल्प पत्र, या मान लो कि आपको किया हुआ प्रोमिसेस है जो पूरे साल अगर मान लो कि मैं नहीं निभा पाऊं, तो आप ऑन एनी गिवन डे आइए और मेरे मुंह पे बोलिए कि सर ये आपने नहीं निभाया, हम ट्यूशन छोड़ के जा रहे हैं, पूरा पैसा रिफंड ले जाइए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो जो चीज इसमें मैं आपको कह रहा हूं वो सारा चीज यदि आप फॉलो कर लेते हैं तो मैं आपको एक बात का और प्रॉमिस करता हूं कि 75 मिलना मतलब ये है अप्लाइड मैथ्स। लेकिन गिवन दैट जितना पॉइंट्स मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ ये सेम पीडीएफ में आपके साथ में शेयर भी करूंगा, ठीक है। आपके पास में भी ये एज ए रिकॉर्ड रहेगा कि सर ने ये बोला था मेरे को करने के लिए। आप खुद टाइम टू टाइम चेक करते रहना कि आपके साथ में ये सारा का सारा चीज हो रहा है कि नहीं हो, ठीक है। हर एक चीज को एकदम डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा अभी। कहीं पर भी कोई कंफ्यूजन हो हाथ रेज करके आप पूछिएगा, और बाकी क्लासेस का जो है वो हम लास्ट में डिस्कस करेंगे कब से प्रॉपर्ली उसको स्टार्ट करें, ठीक है। सबसे पहले तो वेलकम सबको, ठीक है, नए सेशन के लिए। उसके बाद में जो हम अभी करने जा रहे हैं इसको आप एक तरीके से दिमाग में ये सोच सकते हैं कि ये पूरे साल का आपका रोड मैप रहेगा, मतलब इसी को आपको फॉलो करना है, डिटेल में फॉलो करना है, ठीक है। रोड मैप के बाद में देखो सबसे पहले कुछ सिंपल स्टेप्स हैं जो आपको सक्सेसफुल बनाएगा। सबसे पहला है कि क्लास में जब मैं पढ़ाऊंगा ना आपको तो क्या पढ़ाऊंगा, इसको लेके बहुत लोगों को बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है, बहुत लोगों को बहुत सारा इच्छा भी रहता है। मैंने सारे इच्छों पे गौर फरमाया और फरमा के मैंने सोचा कि ऐसे करने से बढ़िया रहेगा। शुरू शुरू में एज इन क्लास 11 हम सारे कंसेप्ट को एकदम इन डेप्थ जो है वो स्टडी करें, ठीक है। किसी कंसेप्ट को समझाने में भले मेरे को आधा घंटा लगे, 1 घंटा लगे, 2 घंटा लगे, इन डेप्थ में पहले आपको जो है वो कंसेप्ट पूरा का पूरा क्लियर करूंगा। कंसेप्ट जब आपका क्लियर हो जाएगा तो उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करने के नाम पे ML अग्रवाल किताब का हम कोशिश करेंगे कि हम सारा का सारा पहले जो है वो एग्जाम्पल्स करें। एग्जाम्पल्स करने के बाद में एक्सरसाइज एक बार के लिए आपके लिए होमवर्क होगा, उसका भी एक सॉर्टिंग है, आएगा भी आगे के स्लाइड में, आप देख लेना। लेकिन शुरू शुरू में जब हम पढ़ेंगे तो कंसेप्ट का डिस्कशन एकदम इन डेप्थ होगा, टाइम लेके एकदम आराम आराम से धीरे धीरे करेंगे उसको। और साथ में क्वेश्चंस के नाम पे या एप्लीकेशन के नाम पे हम ML अग्रवाल के एग्जाम्पल्स को ही अच्छे से जो है वो स्टडी करने का ट्राई करेंगे। ये पहला स्टेप होगा आपको सक्सेसफुल बनाने के रास्ते में। सेकेंड काम है कंप्रिहेंसिव प्रैक्टिस शीट्स। इसको लेके देखो मैं आपको एकदम फुल फ्लेजेड एक क्लैरिटी देता हूं। ऐसा मत सोचना कि मान लो कि शुरू शुरू में कोई बुकलेट हमको मिल जाएगा, या मान लो कि पूरे साल ही हमको मटेरियल नहीं मिलेगा। ना तो शुरू में बुकलेट दिया जाएगा और ना ही मान लो कि पूरे साल आपको खाली रखा जाएगा। शुरू में बुकलेट क्यों नहीं दे रहे हैं उसका भी एक रीजन है। रीजन क्या है, देखो कि अप्लाइड मैथ्स बहुत ज्यादा पुराना सब्जेक्ट नहीं है। इट हैज जस्ट बीन लाइक से 4 to 5 ईयर्स के क्लास 12 का एग्जाम प्रॉपर्ली कंडक्ट हो रहा है। वो भी क्या हो रहा है कि हर साल जो है वो सिलेबस को ये लोग चेंज कर देते हैं। मतलब पहले साल में जितना सिलेबस था अगले साल उसमें से 2 चैप्टर कम कर दिया, ये किसी 3 चैप्टर में से छोटा छोटा पोर्शन हटा दिया। तो पुराना क्वेश्चन पेपर बहुत ज्यादा रेलिवेंट नहीं है, और हमारे पास में बोर्ड का प्रॉपर रिलाई करने के लिए बहुत ज्यादा क्वेश्चन पेपर नहीं। तो मेरा टारगेट हर साल ये रहता है 12 के स्टूडेंट्स को लेके कि इस साल के जो बोर्ड का पेपर है वो जब एक बार ढंग से अपने हाथ में आ जाए, क्योंकि अभी जस्ट एग्जाम कंप्लीट ही हुआ है, कुछ दिनों में CBSE उस पेपर को अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर देगा। फिर कुछ दिनों के बाद में क्या होगा कि सप्लीमेंट्री एग्जाम कंडक्ट होगा, मतलब जिनका एग्जाम मान लो कि खराब हो गया या किसी को अपना परफॉर्मेंस और बेटर करना है तो उनके लिए CBSE एक एग्जाम और कंडक्ट करवाता है। उन दोनों एग्जाम का पेपर अपलोड होते होते मान लो कि जून जुलाई आ जाता है। तो वो दोनों पेपर जब मेरे हाथ लग जाएगा और इस साल का भी सपोज करो कि सैंपल पेपर भी रिलीज होगा, तो ये 3 पेपर है। इस 3 पेपर के अंदर में सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो उन क्वेश्चंस को भी कंपाइल करने के लिए मैं शुरू में आपको कोई बुकलेट नहीं थमाऊं, क्योंकि फिर मैं उसको एडिट कैसे करूंगा, ठीक है ना। तो शुरू में ऐसा है कि आपको मटेरियल इस फॉर्मेट में मिलेगा कि पहला चैप्टर पढ़ेंगे, पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया आपका, चैप्टर कंप्लीशन के बाद में उस चैप्टर का मटेरियल आप मेरे से ले जाओ। दैट मटेरियल इज गोइंग टू कंसिस्ट लाइक लेट्स से 70 to 150 क्वेश्चंस के आसपास। 70 क्वेश्चन मिनिमम है किसी भी चैप्टर के लिए, 150 क्वेश्चन मैक्सिमम है, कि उससे ज्यादा क्वेश्चन तो मैं आपको नहीं दूंगा। उसके अंदर मैं आई विल ट्राई टू इंक्लूड कि मतलब सारा प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चंस है वो एटलीस्ट वहां पर आपको मिल जाए इकट्ठा एक जगह चैप्टर वाइज, ठीक है। तो मटेरियल आपको जो है वो वही चैप्टर के एंड में जो है वो PDF के फॉर्मेट में या प्रिंटेड फॉर्मेट में आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। नेक्स्ट आता है 3 नंबर पे डेली प्रैक्टिस शीट्स विथ अकाउंटेबिलिटी। मतलब ये नहीं कि हवा में DPP दिए जा रहे हैं, DPP दिए जा रहे हैं, उसका कोई मान लो कि अकाउंटेबिलिटी है ही नहीं। क्योंकि DPP का देखो 2 बात है, एक तो DPP जरूरी बहुत है, ठीक है, और दूसरा बात है कि जरूरी मतलब क्या है कि वो काम में आपके तभी आएगा जब आप उसको एक्चुअली करेंगे, ठीक है। अब जरूरी क्यों है तो उसका मैं आपको रीजन बताता हूं। देखो जैसे अप्रैल से मान लो कि अपना क्लासेस स्टार्ट हुआ और फर्स्ट चैप्टर जो हम पढ़ेंगे वो मोस्ट प्रोबेबली मैट्रिक्स रहेगा आप लोग, ठीक है। अब मैट्रिक्स अप्रैल में पढ़ा दिया,
मई गया, जून गया, जुलाई गया, अगस्त में जाके ये मान लो कि सितंबर में जाके आपका हाफ ईयरली होता है। अब आपको मैट्रिक्स वहां पे चाहिए, लेकिन मैट्रिक्स पढ़ा हमने कब? अप्रैल में। अप्रैल से फिर हम मैट्रिक्स पढ़ ही नहीं रहे हैं और डायरेक्टली हम सितंबर पे पहुंच गए। है बात समझ? अब सितंबर में मैट्रिक्स हमको ढंग से याद ही नहीं, हम तो भूल गए, पढ़ा हुआ तो था एक बार का, लेकिन हमको सितंबर में कुछ भी याद नहीं। उस चीज के टाइम पर क्या है कि फिर आप एकदम प्रेशर में आ जाओगे कि अब मेरे से ये नहीं हो रहा, मेरे से वो नहीं हो रहा। तो उस चीज को मैनेज करने के लिए क्या है कि जैसे जो आपको डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स दिया जाएगा, उसमें टाइम टू टाइम मान लो कि एक एक क्वेश्चन, दो दो क्वेश्चन अगर मैं मैट्रिक्स का डालता रहूं, और सिर्फ मैं डालता ना रहूं, आप अगर उसको ईमानदारी से करते रहो, तो जब आप सितंबर में हाफ ईयरली के लिए बैठोगे ना, जब आप उस पॉइंट पे पहुंचोगे, तब आपको बिल्कुल भी इनकन्वीनियंस नहीं हो, तो आपको लगेगा नहीं कि मैट्रिक्स हमको याद नहीं। ठीक है, मैथ्स में इट्स ऑल अबाउट रिपीटेड प्रैक्टिस। वैसे तो मैथ्स बहुत आसान है, सारा का सारा खेल सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस का, कि आप कितने बार कौन से क्वेश्चन को रिपीट कर रहे हैं। बहुत बार रिपीट करेंगे, लॉन्ग टर्म आपका रिटेंशन होगा, अंडरस्टैंडिंग आपका धीरे 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 बढ़ता जाएगा। ठीक है, और एग्जाम में भी जो है वो कन्वीनियंटली आप सारा का सारा चीज कर पाएंगे। तो डीपीपी का आइडिया बेसिकली रहेगा क्या, देखो कि हर क्लास के एंड में अगेन प्रिंटेड फॉर्म में चाहे पीडीएफ के फॉर्मेट में मैं आपको 10 से 12 क्वेश्चन का एक शीट बना के दूं। एक और मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज इन शीट्स को पनिशमेंट की तरह मत देना, और इन शीट्स में थोड़ा सा ना इंटेग्रिटी, थोड़ा सा ईमानदारी भी अपने एंड से मैनेज करने का ट्राई कर। कई बार ऐसा होता है देखो कि हम बहुत सारे कामों में बहुत उलझे हुए रहते हैं। ठीक है, तो उस मोमेंट में फिर हम क्या करते हैं कि हमारा एक ग्रुप है 10 जन का, उस 10 जन में से मान लो कि 2 जन ने डीपीपी अच्छे से कर लिया, और वो 2 जन जो है वो फोटो खींच के सबको सर्कुलेट कर दिया। सर पूछेंगे कहाँ है तुम्हारा डीपीपी, तो दिखा दिया हमको कि ये रहा हमारा डीपीपी। है बात समझ? दैट इज नॉट अ गुड वे। मतलब इससे क्या हो रहा है ना कि आपका टाइम स्पेंड हो रहा है, लेकिन जो इंटेंट था ना मेरा कि इससे आपको ये बेनिफिट होना चाहिए, वो बेनिफिट नहीं होगा। तो साल के एंड में आप सारा डीपीपी लिख के तो मेरे पास में ले आओगे, लेकिन एग्जाम आपका वैसे ही रहेगा जैसा पहले हो रहा था। तो अगर बेटर करना है तो थोड़ा ईमानदारी शो करना। किसी दिन कभी आपको जेन्युइन प्रॉब्लम है, आई विल ट्राई टू अंडरस्टैंड, आई विल ट्राई टू कीप माई सेल्फ इन योर पोजीशन, एंड जो भी आप एक्सप्लेनेशन देने का ट्राई कर रहे हैं उसको मैं 500% डाइजेस्ट करने का ट्राई करूँ। लेकिन एकदम से उल झलूल एक्सप्लेनेशन नहीं होना चाहिए, मतलब सर हमको तो मोदी जी ने बुला लिया, तो टाइम तो थोड़ा कम था हमारे पास में, बाकी तो हम कर ही रहे थे, ठीक है अगले क्लास देते हैं आप। वैसा नहीं होना चाहिए, इट शुड बी जेन्युइन। क्योंकि क्लास 12 यार देखो रिस्क नहीं लेना है आपको, ईमानदारी से काम करना। ठीक है, इसके अंदर में फिर से क्या होगा देखो कि 2 दिन तक आई विल टॉलरेट। 2 दिन तक मतलब क्या है कि मेरे को कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, 2 बार मैं समझ सकता हूँ कि सबके जीवन में ऊंच नीच होता है, ऐसा दिन आपके जीवन में हो सकता है जिस दिन आप डीपीपी नहीं कर पाए। लेकिन थर्ड डे जिस दिन आपका क्रॉस लग जाएगा ना, मतलब मैं एक अटेंडेंस शीट की तरह इसको भी मेंटेन करूँ। ठीक है, जिस दिन आपने सबमिट किया टिक टिक टिक, और जिस दिन आपने सबमिट नहीं किया या आप सबमिट नहीं कर पाए उस दिन आपका लग जाएगा क्रॉस। 3 क्रॉस जिस दिन आपके नाम के सामने लग गया उस दिन मुझे करना पड़ेगा पेरेंट्स कॉल। ठीक है, पेरेंट्स कॉल अगेन आप इसको ऐसे मत लेना कि अरे सर आप भी मतलब स्कूल वालों की तरह फोन करके डांट रहे हैं, वैसा पेरेंट को फोन करके ना मैं बस ये जानने का ट्राई करूंगा कि ये बच्चा घर में करे क्या रहा है। क्योंकि मेरे इस 12 क्वेश्चन को करने के लिए आपको आधे घंटे से ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, मतलब ऐसा नहीं कि सारा टफ क्वेश्चन उठा के मैं उसी में डाल दूं। ठीक है, उस 12 क्वेश्चन को करने के लिए आधा घंटा ही टाइम चाहिए। लेकिन आप यदि वो आधा घंटा भी नहीं मतलब क्या है कि दे पा रहे मेरे को, तो फिर तो मेरे को पता करना पड़ेगा कि हाउ आर यू स्पेंडिंग योर टाइम एट होम। ठीक है, तो ये जो पेरेंट कॉल होगा ना ये कंप्लेन के लिए नहीं होगा, इट विल जस्ट बी फॉर अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज द स्टूडेंट डूइंग। क्योंकि देखो आपके पास में समय अब मान लो कि यहां से मुश्किल से 8 से 9 महीने का है टू बी ऑनेस्ट, और इस 8-9 महीने में इतना सा 1% का भी डिस्ट्रैक्शन, 1% का भी डेविएशन को ड्रास्टिकली रिड्यूस योर रिजल्ट, बहुत ड्रास्टिकली, जितना आप सोच भी नहीं सकते। तो इसीलिए इसमें ठीक है अगेन फिर लेकिन एक बात है कि आप तो बच्चे हैं, आप तो नादान हैं, आपको रास्ता दिखाना हमारा ही काम है। तो इसीलिए पेरेंट्स को फोन करके मैं पूछूंगा कि बताओ यार क्या कर रहे हैं, एंड फिर जो पेरेंट्स हमको बताएगा उसके अकॉर्डिंगली आपका थोड़ा काउंसलिंग करने का ट्राई करेंगे कि देखो यार भटको मत, दोस्त, सोशलाइजेशन, इंस्टाग्राम सब कुछ अगले साल अवेलेबल रहेगा, लेकिन क्लास 12 का एग्जाम आपका जब हो जाएगा तो आप उसको फिर से पीछे घूम के बेटर नहीं कर पाए। ठीक है, इसीलिए पेरेंट्स कॉल से वंस अगेन घबराना मत आप, इट विल जस्ट बी अ फ्रेंडली कॉल टू आस्क व्हाट आर यू डूइंग एट। और अगर सच में मानो कि पैरेलली क्या पता हम लोग के बीच में कोई मार्क जकरबर्ग या मान लीजिए कोई बिल गेट्स बैठा हुआ है जो पैरेलली कोई बिजनेस वगैरह डेवलप कर रहा है, तो आई विल ट्राई टू सपोर्ट। ठीक है, लेकिन आप घर पे अगर रील स्क्रॉल कर रहे हैं ऐसे ऐसे, या मान लीजिए कि आप नेटफ्लिक्स पे एकदम मतलब क्या है कि समझ रहे हैं आप अलग ही दुनिया में जा रहे हैं, छोड़िए मैं क्या बोलूं तो वो सब यदि हो रहा है ना तो यार उसको फिर थोड़ा रोकना पड़ेगा। फिर मैं बोलूंगा कि नहीं भैया इसका सब्सक्रिप्शन कटवाइए, ये एक्सट्रीम स्टेप ये भी हो सकता है मैं बोलूंगा कि फोन छीन लीजिए। ठीक है, तो प्लीज वहां तक बात पहुंचने मत देना, बात को अपने तक ही रखना, कोशिश करना है कि वो तीसरा दिन कभी आपके जीवन में आए ही नहीं। प्रैक्टिकली आप काम करते रहना हमेशा। तीसरे के बाद में चौथा स्टेप है देखो, रेगुलर टेस्ट फॉर अ प्रोग्रेस एंड असेसमेंट।
ये भी आप गांठ बांध लो कि 25 दिन का, एक मैंने मतलब क्या है कि वो रखा है कि इतने दिन के बाद बाद जो है वो टेस्ट लेते रहेंगे। हमेशा एग्जैक्टली 25 हो ऐसा जरूरी नहीं है, कभी 22 दिन पे भी टेस्ट हो सकता है और कभी मान लो कि वो 30 दिन भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन ये टेस्ट होगा, इस टेस्ट के अंदर में देखो दो चीज है, एक तो मैंडेटरी अटेंडेंस। ये नहीं कि सर वो चैप्टर हमारा पढ़ा हुआ नहीं है, आप तो टेस्ट ले रहे हैं, छोड़िए हम क्या करेंगे, आके डोमिनोज चले जाते हैं, थोड़ा बढ़िया टाइम क्वालिटी टाइम स्पेंड करके आएंगे, बिल किसका फटा, मेरे टेस्ट का। वो नहीं चलेगा। टेस्ट जब भी मैं रखूंगा आपको उसी दिन आना है। उस दिन ये भी नहीं चलेगा सर बहुत अर्जेंट, मतलब समझ रहे, मेरे दोस्त के कुत्ते का बर्थडे है तो मैं नहीं जाऊंगा तो वो नहीं सेलिब्रेट करेगा, नहीं। और मैं कल सवेरे आके दे दूंगा, मैं परसों शाम को आके दे दूंगा, वो सब भी नहीं। ठीक है, जिस दिन टेस्ट है आप प्लीज उसी दिन आइए, आप मजबूरी समझिए। क्योंकि अगर आप बोलते हैं ना कि नेक्स्ट डे, मैं अपने एंड से मानो कि कोशिश भी करूं कि चलो ठीक है नेक्स्ट डे आप आ जाओ, फिर क्या है कि उस टेस्ट का ना वो सैंक्टिटी मेंटेन नहीं होता है। आइदर मैं दूसरा पेपर बनाऊं इमीडिएटली, उस टाइम पर फिर पेपर का क्वालिटी खराब हो जाएगा, कम समय में बनाऊंगा तो। और या फिर मान लो कि आप पे अगर मैं भरोसा करूं तो वो कैसे करूं, आप समझ रहे हो। सेम पेपर अगर मैं रख दूं तो आप बहुत बढ़िया करोगे, कोई टेंशन वाला बात नहीं। तो उस परेशानी की वजह से इट इज मैंडेटरी कि जिस दिन टेस्ट रखा जाए प्लीज उसी दिन आके अटेंड कीजिए। और टेस्ट के लिए जो है वो आपको अलग से बुलाया जाएगा, मतलब मेन क्लासेस को हम वेस्ट नहीं करेंगे। क्योंकि महीने में मेरे को 12 ही क्लास मिलेगा, उसी में मेरे को पूरा का पूरा सिलेबस खींचना है अच्छे से, ठीक है ना। तो उस क्लासेस के टाइम को मैं टेस्ट में वेस्ट नहीं करूंगा। ये तो हो सकता है क्लासेस के बाद आपका टेस्ट ले लूं मैं रात को 8 बजे, 8:15 पे, 8:30 बजे, कुछ उस टाइप का। और नहीं तो मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि क्लास 12 में मोस्ट ऑफ द सैटरडेज को आप लोग फ्री रहेंगे स्कूल की तरफ से, नॉट ऑल सैटरडे, मोस्ट ऑफ द सैटरडेज। तो जिस किसी भी कॉमन सैटरडे में मानो कि जैसे हो गया थर्सडे को मेरा टाइम था टेस्ट लेने का, और इस वाले सैटरडे को अगर सब लोग अवेलेबल हैं तो सैटरडे को ले लेंगे उसको, नहीं सैटरडे को तो संडे को ले लेंगे। लेकिन क्लास वेस्ट नहीं करेंगे उसमें, जब भी टेस्ट डिक्लेयर होगा प्लीज सारा काम छोड़ के टेस्ट देने के लिए आना। क्योंकि आप टेस्ट देने नहीं आओगे ना यार, तो देखो है क्या कि कैंसर जैसे फर्स्ट स्टेज में अगर आइडेंटिफाई हो जाए ना कि इसको कैंसर है तो ट्रीटमेंट है उसको। लेकिन वो अगर चौथे स्टेज पे चला जाए तो फिर उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं, फिर वो मतलब इंसान मर ही जाए। उसी तरीके से मैथ्स में या किसी भी सब्जेक्ट में है कि आप पढ़ना स्टार्ट किए एक जगह पे एक टीचर के साथ में बॉन्डिंग बना के, फिर पढ़ते पढ़ते क्या है कि यदि बीच बीच में टीचर आपको एसेस ना करता रहे ना, तो आइडेंटिफाई नहीं होगा कि आपको सब्जेक्ट समझ में आ रहा है कि समझ में नहीं आ रहा। आइडेंटिफाई अगर हो जाता है ना तो उसका भी सोल्यूशन मैंने रखा है इसी में, कि वो आइडेंटिफाई हो गया, फिर मैं आप पे काम करूंगा, आप मेहनत करोगे और फिर आपका वो चीज सही हो जाएगा। लेकिन अगर आप टेस्ट मिस करने लग गए ना तो फिर आपका बीमारी का डिटेक्शन ही नहीं हो, और बीमारी का डिटेक्शन नहीं होगा तो फिर इलाज कहां से होगा। इसीलिए प्लीज टेस्ट को बहुत सीरियसली लेके सब लोग आएंगे, और जिस किसी भी दिन टेस्ट रखा जाएगा उसी दिन आके टेस्ट देंगे, ये नहीं कि हम कल दे देंगे परसों दे देंगे वगैरह वगैरह, ठीक है। पांचवा स्टेप है कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन ऑफ एमएल अग्रवाल एक्सरसाइज। अब देखो शुरू में मैंने क्या बोला कि क्लास में मैं क्या कराऊंगा आप लोगों को, एमएल का सारा एग्जांपल्स, मतलब कंसेप्ट सबसे पहले एकदम डिटेल में, उसके बाद में सारा एग्जांपल्स, कुछ पीवाई की अगर होगा तो मैं क्लास के कॉपी में ही इंक्लूड कर दूंगा। लेकिन एक्सरसाइज एक बार के लिए शुरू शुरू में आई विल लीव इट, क्योंकि एक्सरसाइज में मैं अगर कराने लग गया ना तो अगेन द सिलेबस विल बी टू स्लो, ठीक है, फिर टाइम से जो है वो कवर अप नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए ऑप्शन मैंने क्या रखा है, देखो कि जब जब हमारे पास में बल्क में छुट्टी आएगी, एक एग्जांपल दे रहा हूं, मानो कि अप्रैल में बिहू का छुट्टी मिलेगा, फिर सपोज करके जुलाई में आपके पास में एक अच्छा खासा वेकेशन हो, फिर मान लो कि मई और जून थोड़ा सा रूखा सूखा महीना है, उसमें छुट्टी थोड़ा कम होता है। लेकिन जुलाई के बाद से तो ऑलमोस्ट हर महीने में आप समझो कि आपको 7 दिन का 8 दिन का जो है वो ऑफिशियल वेकेशन मिलेगा ही मिलेगा। कभी मान लो कि सितंबर में हाफ ईयरली के पहले स्टडी लीव मिल जाएगा आपको, अक्टूबर इस समय दुर्गा पूजा, दिवाली, अगड़म बगड़म, काली पूजा, सबका छुट्टी मिलेगा आप लोग। तो उन छुट्टियों में हम क्या करेंगे, क्लास का टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्लास जैसे जो चल रहा है अपना वो वैसे चलता रहेगा। अदर देन दैट जब बल्क में आपके पास में छुट्टी है तो 2 दिन 3 दिन आप अलग से सुबह 2 घंटा 3 घंटा के लिए आओ, मैं एमएल अग्रवाल का एक्सरसाइजेस आपके साथ में डिस्कस करूंगा। उस चैप्टर का एक्सरसाइज अगर आपका सारा सॉल्व हो गया, आपका सारा आंसर आ गया, आपको नहीं चाहिए वो वाला क्लास, तो इट इज नॉट एनफोर्सिंग कि आपको आना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आपका नहीं हुआ है, आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लो है, तो जब कभी भी वो वाला क्लास डिक्लेयर किया जाए आप आइए उस क्लास को अटेंड कीजिए। और मैं भी चाहूंगा कि कम से कम आप लोग में से 10-12 जन आ जाए, ताकि मेरे को भी एक ठीक ठाक ऑडियंस मिले, मैं भी पढ़ा सकूं। बिना ऑडियंस के एक्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है मेरे लिए, ठीक है। तो उसको फिर क्या है कि पढ़ाते पढ़ाते रिकॉर्ड भी कर ले। क्लियर। तो एमएल अग्रवाल का जो डिस्कशन है वो इस तरीके से आपका सारा का सारा कंप्लीट हो जाएगा। तो क्लियर मेरे ख्याल में यहां तक का सारा पॉइंट, ठीक है। पांचवे के बाद छठे पे चलते हैं हम लोग। 6 पॉइंट में देखो क्या है, कंसिस्टेंट अटेंडेंस फॉर सिलेबस कंप्लीशन। अब देखो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम, ठीक है। अभी 11th में क्या देखो आपका रिजल्ट हो सकता है कि बहुत अच्छा हुआ है, कुछ लोग का मैसेज मेरे पास में कि 95 भी आया है, 91 भी आया है, ठीक है। कुछ लोग का बहुत बुरा हुआ कि मान लो कि ऐसा है कि आपको रीटेस्ट देना पड़े, ठीक है। अब ये जो रीटेस्ट वाला जो पोजीशन आता है ना, उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर जो है वो ये वाला है,
ये मैं चाहता हूँ कि डे 1 पे ही आपको खुल के अच्छे से समझा दूँ कि देखो क्या प्रॉब्लम, तब क्या है कि आप भी थोड़ा अच्छे से उसको टैकल कर पाओ। मान लो कि अप्रैल में आपका ट्यूशन स्टार्ट हुआ, अप्रैल से मान लो कि मेरे को सिलेबस कब तक खत्म करना है, दिसंबर के आसपास तक। एक बार गिनो कितना महीना हो रहा है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 9 महीना हो रहा है। अब इस 9 में से क्या है देखो, जनरली जो मैंने देखा है, अब आपके मान लो कि पहला स्कूल का टेस्ट डिक्लेयर होगा मान लो कि मई के मिड में या मई के एंड में, ठीक है, उस टाइम पर आप 10 दिन के लिए एब्सेंट हो जाओ। फिर आपके हाफ ईयरली डिक्लेयर होगा सपोज करो कि सितंबर में, तो यहाँ 10 दिन, वहां पूरा 1 महीना के लिए एब्सेंट हो जाओ। फिर उसके बाद में हाफ ईयरली के बाद में फिर से कोई छोटा मोटा टेस्ट होगा आपके स्कूल में, फिर आप 10 दिन के लिए और एब्सेंट हो जाओ। फिर उसके बाद में आपका प्री बोर्ड्स होगा, फिर आप 20 दिन के लिए एब्सेंट हो जाओ। अच्छा, इसमें भी क्या है कि मैं फिर भी एज अ टीचर कोशिश करके मैनेज कर लेता अगर गुवाहाटी में सारे स्कूल का टेस्ट और हाफ ईयरली एक ही टाइम पे होता तो। अब कोई जो ये 10 दिन का छुट्टी हो मई के एंड में मारेगा, कोई मई के मिड में मारेगा, कोई मई के शुरुआत में मारेगा, और ऐसे कर करके ऑलमोस्ट अगर मैं क्लासेस को ऑफ करने लगूं ना तो पूरा मई ही मैं नहीं पढ़ा सकता। फिर इसी तरीके से हाफ ईयरली के नाम पर अगर मान लो कि मैं स्टॉप करने लगूं तो मुझे पूरा सितंबर नहीं पढ़ाना चाहिए, फिर पूरा अक्टूबर भी नहीं पढ़ाना चाहिए, क्योंकि प्री बोर्ड्स के पहले का वो टाइम रहेगा, फिर पढ़ाऊंगा कब और फिर कोर्स कैसे खत्म होगा। तो इस समस्या को ना क्या है कि आपको भी समझना पड़ेगा, मुझे भी समझना पड़ेगा। तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट ये है, देखो सितंबर के टाइम पे ऑफिशियली मैं 10 या 12 दिन के लिए क्लासेस को पॉज कर दूं, ये 12 दिन में चलो 15 दिन के लिए मैं पॉज कर दूं, जब सबका कॉमन हाफ ईयरली का टाइम है, ठीक है। लेकिन अदर देन दैट जो भी कोई छोटा मोटा टेस्ट वेस्ट आपके स्कूल में होगा ना, मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर हो सके तो आप प्लीज उन सारे के टाइम पर क्लासेस को एब्सेंट मत कीजिए। क्लासेस एब्सेंट करने से देखो क्या होता है कि जैसे जब अप्रैल में आप स्टार्ट करोगे ना मेरे साथ में पढ़ना, आपको बहुत मजा आएगा। आई विल ट्राई टू गिव यू माई बेस्ट, आई विल गिव इन 500% एफर्ट, ठीक है, कि आपको सारा चीज समझ में आए एकदम कैंडिड तरीके से, और वो आपको समझ में आने भी लगेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जैसे ही आप मई में 10 दिन का छुट्टी मार के फिर आप कम बैक करोगे ना, आपका जो एक्सपीरियंस है ना उस छुट्टी के पहले और छुट्टी के बाद, दैट विल बी टू डिफरेंट एक्सपीरियंसेस। छुट्टी के पहले वाला बहुत अच्छा होगा, छुट्टी के बाद वाला उतना अच्छा नहीं। फिर जब आप भविष्य में और 10 दिन का छुट्टी मार के फिर से आओगे ना, एक्सपीरियंस और खराब होने लगेगा, एंड धीरे धीरे यू विल स्टार्ट डिसलाइकिंग द सब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि आपकी पढ़ाई में डिसकंटिन्यूटी हो रहा है। आप अगर लगातार आ रहे हैं तो आपको मैं नया चीज भी पढ़ा रहा हूँ, आपको मैं डीपीपी भी दे रहा हूँ, आप प्रैक्टिस भी कर रहे हैं रेगुलरली। लेकिन जैसे ही आप 10 दिन की उस प्रैक्टिस को छोड़ देंगे, तब तो फिर आपको डिफिकल्टी आने लगेगी। आप लोग में से जिम कितने लोग जाते हो? एक्सरसाइज कितने लोग करते हो? नहीं, कोई नहीं। मैं अपना एक बताता हूँ, मतलब जिम का मेरा मतलब एक्सपीरियंस ऐसा रहा है कि 3 महीना लगातार किया, शुरू का 15 दिन बहुत जोर आता है, बाद में स्मूथ हो जाता है। लेकिन जैसे उस 3 महीना के बाद में 3 दिन का भी ब्रेक ले लिया ना, फिर ऐसा लगता है कि जिम जाना ही नहीं है अब हम। कौन वो फिर से मान लो कि 10 दिन का दर्द मतलब बर्दाश्त करेगा? तो ये बिल्कुल वैसा ही है। आप बिल्कुल कंटिन्यूटी के साथ में आइए, आपको मैं प्रॉमिस करता हूं कि आपको मैथ्स में मार्क्स भी बहुत शानदार आएगा, एक्सपीरियंस भी आपको बहुत जबरदस्त रहेगा। वो ब्रेक मत लीजिएगा जब तक बिल्कुल मैंडेटरी ना हो। अब एकदम से समझो कि गर्दन पे यहाँ पे तलवार लगा हुआ है आपके, कि नहीं आज यदि ट्यूशन गए तो कट ही जाएगा गर्दन। बोलो गर्दन कैसे कट जाएगा? मान लो कल सुबह अकाउंट्स का एग्जाम है और आप आज तक कुछ नहीं पढ़े हो, या कल सुबह सपोज करो कि इको इको को मैं उतना वैल्यू नहीं करता हूँ, अकाउंट्स ही एक है आपके जीवन में, ठीक है। इंग्लिश इंग्लिश के लिए नहीं एब्सेंट कर लेना, इंग्लिश बीएसटी इको ये सब को करना अपने एंड में मैनेज कर, अकाउंट्स के लिए कर सकते हो। वो वैसा सिचुएशन अगर है तो चलो ठीक है, आई विल कंसीडर। लेकिन उसमें भी फिर एक बात है पता है, एब्सेंट अगर कर लिया ना, सारा का सारा क्लासेस आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में ऐप में मिलेगा। अब मेरा रिक्वेस्ट है कि अगली बार जब आप आओगे ना, तो जो क्लास आपका छूट रखा है एटलीस्ट उसके वीडियो को एक बार अच्छे से देख के आप आओ। आई एम नॉट कंसिडरिंग कि आपको उस वीडियो से देख के सारा समझ में आ जाएगा। मान लो कि मैंने उस क्लास में 10 क्वेश्चन कराया और आपको 10 में से कोई 2 ही क्वेश्चन समझ में आया, 8 नहीं समझ में आया, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो 8 मैं आपको अलग से बिठा के समझा दूं। लेकिन आप बिना वीडियो देखे मत आना, नहीं तो फिर क्या है ना कि हो सकता है कि उस वीडियो में ठीक है क्वेश्चन तो मैंने 10 कराया, लेकिन 10 क्वेश्चन के साथ में थोड़ा मोड़ा तो थ्योरी भी पढ़ाया होगा ना। अब उस थ्योरी का एप्लीकेशन अगर अगली क्लास में हुआ तो फिर आप एकदम लॉस्ट फील करोगे, एंड वहीं से ना स्टूडेंट का सब्जेक्ट का डिसलाइकिंग और वो डिस्कनेक्ट होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो उस चीज को मैनेज करेंगे, एक तो एब्सेंट जहां तक हो सके मत करना। अगर बिल्कुल ऐसा लगे कि बिना किए काम नहीं बनेगा हमारा तो कर लेना, कोई बात नहीं है। लेकिन कम से कम फिर वो जो ऐप में वीडियो अपलोड होगा, ऐप के बारे में भी मैं बता दूंगा, जो लोग नए कैंडिडेट है उन लोग को, ऐप में वीडियो अपलोड होगा आपका, और उस वीडियो का आपको नेक्स्ट क्लास आने से पहले एक बार देख के आना है। अगेन आई एम नॉट कंसिडरिंग कि आपको वीडियो देख के सारा समझ में आ जाएगा। आप अगले क्लास आफ्टर क्लास मेरे साथ में आधा घंटा रुकिए, मैं आपको सब बता दूं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन वीडियो देख के आना है आपको, बिना वीडियो देखे नहीं आना, ठीक है। तो ये हो गया ये वाला बात। 7वां स्टेप, वन शॉट क्लासेस फॉर रिविजन। अभी जैसे मैंने आपको बोला कि सितंबर के टाइम पर मैं क्लास आपका 15 दिन के लिए पॉज कर दूंगा, तो उस टाइम पर ऑफिशियली सिलेबस को हम कैरी फॉरवर्ड नहीं करेंगे।
ठीक है। लेकिन उस 15 दिन अगेन मैं चाहता हूं कि मैं आपको फ्री ना छोड़ूं, आपका टाइम वेस्ट में ना होने दूं, ठीक है। तो उस 15 दिन में मेरा विचार ऐसा है कि यदि आप लोग एग्री करेंगे तो अपन ऐसा करेंगे, देखो कि जैसे अप्रैल में मैट्रिक्स पढ़ा ना, अब वही है कि वो सितंबर तक तो याद रहेगा नहीं आप, ठीक है। तो वो जो सितंबर का 15 दिन है ना, उसमें दिन के टाइम पर जब मान लो कि आपका स्कूल वगैरह भी हाफ ईयरली का टाइम है तो उतना रोज तो स्कूल रहेगा नहीं आपका, ठीक है। तो दिन के टाइम पर आप आओ, 2 घंटा 2.5 घंटा मेरे साथ में बैठो और 2.5 घंटे में पूरा मैट्रिक्स एक बार रिकॉल कर, सारा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, और सारा जो उसका टफ टफ एग्जाम्पल है एकदम, मतलब बच्चा वाला एग्जाम्पल्स नहीं, वो सब तो मानो कि शुरू शुरू में ठीक है, बाद में तो ऐसे ही याद रहेगा आप लोग को। तो जो टफ एग्जाम्पल्स है ना, थ्योरी प्लस ऑल द रेलिवेंट टफ एग्जाम्पल्स, वो अपन वन शॉट करना स्टार्ट कर दें। और ये वन शॉट तो वैसे मेरे को सारे चैप्टर्स का ही करना है आपके साथ में। एक बार में वो जो हाफ ईयरली वाला ब्रेक आपका होगा ना, वहां से इसको करवाना स्टार्ट करूंगा, कि जैसे मान लो कि जितना जितना टाइम मिलता जाएगा, मान लो कि जैसे पहला चैप्टर है मैट्रिक्स, मैट्रिक्स करा दिया, टाइम मिला डिटर्मिनेंट्स भी करा दिया, टाइम मिला तो चैप्टर नंबर 1 मॉड्यूलर अरिथमेटिक ये सब भी करा दिया। तो जैसे जैसे समय मिलता जाएगा, मेन एग्जाम के पहले पहले वन शॉट सारे चैप्टर का करना है हम लोग को स्टार्टिंग पॉइंट, लेकिन इसका हम लोग जो है वो सितंबर रखेंगे। सितंबर में जितने चैप्टर का हो पाएगा मैं चाहूंगा कि उतना ज्यादा चैप्टर आपको करा दूं, ताकि हाफ ईयरली में भी थोड़ा आपको इसका हेल्प मिल जाए, ठीक है। क्लियर मेरे ख्याल में। 8 नंबर पे देखो क्या है, सिलेबस कंप्लीशन का भी एक डेट मैं आपको आज ही डिक्लेयर करके दे रहा हूं, 25 दिसंबर है वो डेट। आप अगर बिल्कुल मेरे सारे बातों को ढंग से मान के चलेंगे, जबरदस्ती का अपने एंड से पुश करके आप छुट्टी नहीं मारेंगे ना, तो 25 दिसंबर को आपको पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, कोई टेंशन वाला बात नहीं। लास्ट ईयर भी मान लो कि इसी से 5 दिन 7 दिन आगे पीछे हुआ था, बट लास्ट ईयर यही था कि बच्चे कभी कभी मतलब क्या कि इतना बोलते थे ना कि मैं भी पिघल जाता था कि ठीक है आज क्लास रहने दो। लेकिन इस साल मैं पिघलूंगा नहीं, इस साल मैं रहूंगा कि नहीं यार पढ़ाने दो, और आराम से कंफर्टेबली 25 दिसंबर तक सारा सिलेबस कवर अप हो जाता है, कोई इशू, ठीक है। तो ये आपका डेट रहेगा सिलेबस कंप्लीशन का। 9 नंबर पे देखो, सिलेबस कंप्लीशन जब एक बार कंप्लीट हो जाता है आपका, तो सिलेबस कंप्लीट होने के बाद वन शॉट अपना पैरेलली चलता रहेगा, जब जब अपने पास में दिन में टाइम है ना, तो 2 घंटा 2.5 घंटा, क्योंकि वन शॉट जो है वो 1 घंटा या 1 घंटा 15 मिनट में हो ही नहीं सकता किसी भी चैप्टर का। अब एक चैप्टर सपोज करो कि 8 क्लास में हो रखा है, उसका वन शॉट 2 घंटे में कैसे हो जाए, कम से कम 3 घंटा 4 घंटा तो चाहिए हम लोग को। तो वन शॉट अलग से चलेगा, लेकिन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ सिलेबस जो आपका मेन क्लास वाला टाइम है ना, इस टाइम पर हम डिस्कस करेंगे सेपरेटली सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। ये चीज मैंने इस साल भी कराया था, एंड लास्ट में मेरे को फीडबैक स्पेशली इस पर्टिकुलर चीज के लिए बहुत अच्छा मिला। मतलब बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा था कि प्रीवियस ईयर के पेपर से जो है वो डायरेक्टली रिपीट हो रहा था। अब इसमें स्पेशली जैसे लास्ट ईयर का आपका फाइनेंशियल मैथ्स वाला एक्सपीरियंस आपको याद होगा कि उसमें कैलकुलेशन वगैरह बहुत ज्यादा होता है। तो फाइनेंशियल मैथ्स इस समय क्या होगा कि जैसे इस साल भी कुछ कुछ क्वेश्चन बिल्कुल एकदम हूबहू न्यूमेरिकल वैल्यू वाली सब कॉमन आ गया, तो लोगों के कैलकुलेशन का बहुत टाइम बच गया। तो पीवाई क्यू लास्ट में करने का बहुत इंपॉर्टेंस है, इसको भी जो है वो हम लोग मेन क्लास के अंदर में बहुत बढ़िया से करें। क्लियर मेरे ख्याल में ये वाला पॉइंट भी। 9 नंबर के बाद में देखो 10 नंबर पे जब आपका सिलेबस खत्म, वो कितने तारीख को बोला अपन ने, 25 दिसंबर। उसके बाद में जो जनवरी वाला बीहू होगा ना, उस बीहू तक आते आते आई विल ट्राई कि ये भी खत्म हो जाए। अब बोलो ये कैसे खत्म हो जाएगा सर इतना जल्दी, तो दिसंबर के बाद में आपका स्कूल नहीं रहेगा, ये आपको याद होना चाहिए। तो शुरू शुरू में तो क्लासेस अपना ऑल्टरनेट चलता रहेगा, लेकिन दिसंबर में जब एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाता है तो थोड़ा लेट नाइट भी अगर रखना पड़े तो रखेंगे, ताकि किसी का दूसरा ट्यूशन से क्लैश ना हो, ठीक है। लेकिन पीवाई क्यूज को जो है वो 25 दिसंबर के बाद में हम लोग कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा क्लासेस करके बीयू के पहले पहले तक खत्म कर लेंगे, ठीक है। फिर बीयू तक ये खत्म करने के बाद में देखो लास्ट स्टेप आपके प्रिपरेशन का ऑलमोस्ट वो होगा मॉक टेस्ट फॉर फाइनल प्रिपरेशन। तो बीयू के बाद में मेरा इच्छा रहेगा कि आप कम से कम 2 मैंडेटरी मॉक टेस्ट सब लोग अपीयर करो। पहला वाला बस टाइम मैनेजमेंट सीखने के लिए, और दूसरा वाला एकदम ईमानदारी से अपने परफॉर्मेंस को जांचने के लिए कि मेरा परफॉर्मेंस कैसा रहता है कैसा नहीं रहता, ठीक है। और किसी का अगर सपोज करो कि मान लो कि प्रिपरेशन लेवल उतना अच्छा नहीं भी रहता है ना, कि पहला मॉक बहुत खराब हो गया, तो आप दूसरा दो, आपके लिए मैं तीसरा भी मैनेज करके दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन ट्राई करेंगे कि 2 में ही जो है वो हम इतना अच्छा परफॉर्मेंस दे देना कि कॉन्फिडेंस वगैरह भी हमको आ जाए और 2 मॉक से हमारा काम हो जाए। किसी का लेकिन अगर नहीं होता है तो तीसरा चौथा मॉक का भी प्रिपरेशन मेरे पास में रहेगा, ठीक है। 10 स्टेप में ये है पूरे साल का मान लो कि ब्यौरा कि अपने को करना क्या क्या। इसके अलावा एक 11वां स्टेप है, दिस इज रियली रियली वेरी इंपॉर्टेंट, इसको सब लोग जो है वो अच्छे से अपने दिमाग में डालो। आप अपने बैच के टाइमिंग पे क्लासेस करने के लिए तो ऑब्वियसली आओगे ही आओगे। अदर देन दैट अगर मान लो कि मेरे सब्जेक्ट में आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट फील नहीं कर, दैट इज वन क्राइटेरिया। अनदर क्राइटेरिया इसकी आपके घर के आसपास जो है बहुत ज्यादा मान लो कि पूजा पाठ होता है जिसकी वजह से हल्ला गुल्ला होने लगता है, या बहुत ज्यादा रैपिड कंस्ट्रक्शन चल रहा है जिसकी वजह से आप पढ़ने में ध्यान नहीं लगा पाते हैं, या ऐसा कोई भी टाइप का डिस्ट्रैक्शन अगर आपके घर पे है, ठीक है, तो आप कोचिंग आइए एट अ टाइम डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल रेगुलर क्लासेस वाला टाइम।
नॉर्मल रेगुलर क्लासेस आपका ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे फ्रॉम लेट्स से 6:45 टू 8:50, ये आपका नॉर्मल रेगुलर क्लासेस का टाइम है। आप इसके अलावा मान लो कि या तो 8:15 के बाद में यहाँ ये घंटा रुक जाओ, या सपोज करो कि मंडे वेडनेसडे फ्राइडे आप शाम को 6 बजे आ जाओ, 7 बजे आ जाओ, ठीक है। आप यहाँ पे आओ, जो भी रूम खाली पड़ा हुआ कोचिंग के अंदर में उस रूम में बैठो, इस जगह को एज अ लाइब्रेरी ट्रीट करो और यहाँ पर अपना प्रैक्टिस करो। एवरी डे फ्रॉम मंडे टू सैटरडे रात में 8:15 के आसपास मेरा क्लासेस खत्म हो जाए, ठीक है। और मेरा क्लासेस खत्म होने के बाद में मैं चाहूंगा आपसे कि अगर आपको सब्जेक्ट में उतना कॉन्फिडेंस फील नहीं हो रहा है तो स्टार्टिंग फ्रॉम अप्रैल ऑनवर्ड्स आप अप्रैल से ही ये काम करो कि आप सेपरेटली आप कोचिंग में आओ और जो जो चैप्टर मैं पढ़ा चुका हूं उसके एक्सरसाइजेस को या तो उन्हीं क्वेश्चंस को या फिर मान लो कि एमएल अग्रवाल के एक्सरसाइजेस को आप यहां बैठ के पहले 2 घंटा ट्राई कर लो। मान लो कि आप 6 बजे यहां पहुंच गए तो 6 बजे से लेकर 8 बजे तक आप अपना ट्राई कर लो। ट्राई करने के अंदर आपका जो जो डाउट बना ना 8:15 पे मैं जैसे ही फ्री होता हूँ मैं सीधा दौड़ा दौड़ा आपके पास में आऊंगा और आपका जो भी डाउट है इमीडिएटली मैं उसको सॉर्ट आउट कर दूंगा। 8:30 8:45 9 बजे तक आप यहां से निकल जाए, ठीक है। लेकिन ये इनिशिएटिव में क्या है कि इट विल नॉट बी एनफोर्सिंग, ठीक है। शुरू शुरू में ये आपको खुद ही मान लो कि वॉलंटियर करना है कि आपको लगता है कि आपको जरूरत है इस चीज का, आप प्लीज इसको यूज करो। मैं अपने एंड से एनफोर्स इसको करूंगा 2 टेस्ट के बाद। 2 टेस्ट के बाद में जिसका जिसका परफॉर्मेंस बिल्कुल ही मान लो कि सेटिस्फैक्टरी अगर नहीं रहा ना मेरे हिसाब से, ठीक है, तो उस केस में उस स्टूडेंट के पेरेंट्स से बात करके आई विल ट्राई टू एनफोर्स कि आप प्लीज यहाँ पे भेजिए इसको और भेज के प्रैक्टिस करवाइए। और प्रैक्टिस का भी देखो एक चीज याद रखना, जैसे टेस्ट का तो मैंने आपको बताया कि 25 दिन में वो होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप टेस्ट दें। टेस्ट देने से आपका वीकनेस आइडेंटिफाई होगा। वीकनेस आइडेंटिफाई होने के बाद ही मैं आपको कुछ तरीके का सजेशन या एडवाइस दे पाऊं कि आपके इस वीकनेस के लिए आपको ये वाला काम करना चाहिए। और सारे काम में एक चीज कॉमन है कि प्रैक्टिस करना है। अब प्रैक्टिस कहां से करना है, कौन से चैप्टर का करना है, दैट विल डिपेंड कि आपका वीकनेस क्या है, लेकिन प्रैक्टिस करना है आपको। वो प्रैक्टिस का भी मैं चाहूंगा कि आप बिल्कुल मेरे सुपरविजन में आप प्रैक्टिस कीजिए। उससे क्या है कि जो आपका डाउट है ना वो मैं इमीडिएटली आपको बता दूंगा और धीरे धीरे आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ता जाए। तो ये लाइब्रेरी वाली फैसिलिटी को आप बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना। इनफैक्ट आपको दूसरा सब्जेक्ट भी कुछ पढ़ना है, आप यहाँ पे आके बैठो पढ़ो उसको, कोई प्रॉब्लम नहीं। और एक मैं इंपॉर्टेंट चीज आपको बताता हूँ जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चों का एग्जाम खराब होता है, ठीक है। आपका अटेंशन स्पैन आपके हिसाब से कितने देर का मैक्सिमम बताओ कि सर मेरा ध्यान तो इतने देर तो एकदम बिल्कुल लगा रहता है, कोई भटका नहीं सकता मेरे। बोलो कुछ एक नंबर बोलो, कोई दिक्कत वाला बात नहीं। हाँ 1.5 घंटा, 1.5 घंटा और 2 घंटा और ध्रुव 1, अंजनी 1, मिश्का 2, खुशी 1। ठीक है, खुद ही एग्री कर रहे हो और मैं भी, चलो ठीक है। देखो ये मजाक बनाने वाला चीज नहीं है, ठीक है यही है, यही आज का सत्य है कि 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटे। एग्जाम कितने देर का होता है सोचो, कहाँ प्रॉब्लम। बहुत सारा स्टूडेंट मेरे को इस साल ऐसा मिला, अपना पेपर भेजा, सर ये क्वेश्चन रॉन्ग हो गया, ठीक है इसका आंसर क्या होगा, सर आंसर तो ये हो, मतलब लिख के क्यों नहीं है सर, उस टाइम पर याद नहीं है। बहुत बहुत लोग के साथ, एक के साथ मैंने कम से कम 15 फोन कॉल मैंने ऐसा अटेंड किया है 11th के एग्जाम के एंड में कि सर ये रहा मेरा क्वेश्चन पेपर, ये क्वेश्चन मेरे से नहीं बना। तो मुझे लगा कि सामने वाला मेरे से पूछने का ट्राई कर रहा है कि ठीक है बता देता हूँ। मैं जब बोलना स्टार्ट कर, नहीं नहीं सर आंसर पता है हमको, तो फिर लिख के क्यों नहीं आया, सर उस टाइम पर ध्यान नहीं है। सोचो, इस चीज को भी दिमाग में डालो यार कि 3 घंटा बैठ के ही आपको पेपर देना, एंड दैट इज नॉट गोइंग टू चेंज, वो सेम ही रहने वाला। तो धीरे धीरे हमको क्या ना कि इस वाले एस्पेक्ट पर अपना काम करना पड़ेगा। बहुतों के घर पे देखो, मैं ये नहीं बोलूंगा कि आपके घर में पढ़ने का माहौल नहीं होगा, बहुत बढ़िया आपके पास में टेबल होगा, चेयर होगा, ठीक है, और एसी भी होगा और सब कुछ होगा, ठीक है। लेकिन कई बार घर पे ऐसा होता है कि मतलब ये तो बहुत गेस्ट आ रहे हैं, ये तो बहुत फंक्शन है। जॉइंट फैमिलीज में कई बार ये दिक्कत है कि दादा दादी का लाड प्यार खराब नहीं है, आई ऑल्सो लव इट, लेकिन वो कई बार आप ऐसा समझो कि आपके करियर में थोड़ा सा बैरियर जैसा बन रहा है, ठीक है, कि मतलब हर 10 मिनट में मम्मी बुला ली करे थोड़ा सा खा लो, क्या पढ़ते रहता है, खाओ, ठीक है, दादाजी बोल दिया करे वो कहाँ है हमारा लाडो। तो ये सब जो चीज है ना, ये कहीं ना कहीं आपको रोक रहा है वो 3 घंटा वाला कैपेसिटी डेवलप करने से। और 3 घंटा ही नहीं, आप एक बात को समझो, क्लास 10 का बोर्ड याद है आप, एग्जामिनेशन हॉल में कितनी देर पहले घुसना होता था बताओ। मतलब एग्जाम तो 10:30 से स्टार्ट होगा, लेकिन घुसने का टाइम तो, रिपोर्टिंग टाइम कितना था वहां पे 10। आपको मतलब 10 तो है ही, लेकिन कोई 10 बजे थोड़े घुसता है अंदर। लोग कितना बजे घुस जाता है, 9:45 में घुस जाता है अपना आराम से, ठीक है। तो 9:45 से 1:30 तक आपका फोकस एकदम इंटैक्ट रहना चाहिए,
एग्जाम 3 घंटे का है, लेकिन आपको उससे भी और आधा घंटा ज्यादा फोकस चाहिए। इमेजिन करके देखो, कई जगह पे तो मैंने ऐसा भी देखा कि 9:45 में घुसा लिया, लेकिन जिस रूम में आपको बिठाना है वो रूम में ताला मारा हुआ है। आपको वहां मेन गेट से अंदर घुस के स्कूल के प्रेमिसेस में खड़ा ही रहना है, और वो खड़ा खड़ा भी कई लोग का हालत खराब हो जाता है और कहीं ना कहीं फोकस बिगड़ जाता है। तो एग्जाम खराब होने के लिए देखो, देयर कैन बी 500 डिफरेंट रीजंस, ठीक है ना, लेकिन उसमें से जितना हमारे कंट्रोल में हो सकता है उतना पे हमको वर्कआउट करने का ट्राई करना चाहिए। एंड इसीलिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि यार ये 3 घंटा का आदत जो है ना वो हमको डालना हो, और वो भी बिल्कुल ऐसे माहौल में जहां पर आपको कोई भी एक बार भी टोके ना, एंड वो माहौल आपको कोचिंग प्रोवाइड करेगा। ये मेरा वादा है आपसे कि इस जगह को एज ए लाइब्रेरी आप काउंट करो। जब भी आपका स्कूल बंद है, व्यू का छुट्टी है ना आपके पास में, सुबह 8 बजे आ जाओ और 8 से 12 बजे तक पढ़ो, आप कोई कहीं डिस्टर्ब नहीं करेगा। और आप भी किसी को मतलब क्या कि डिस्टर्ब मत करो। यहाँ कोई आपके बगल में बैठ के मोबाइल चला रहा है, टोक दो उसको, क्यों मोबाइल चला रहा है, खुद भी मत चला, दूसरे को भी मत चलाना। और वैसे तो हम लोग भी मॉनिटर करते रहेंगे, कहीं पर भी कुछ दिखा कि बच्चा टाइम पास कर रहा है तो हम खुद ही टोक देंगे आप। लेकिन ये जो 3 घंटा वाला कैपेसिटी है, दिस इज रियली रियली वेरी इंपॉर्टेंट। मैं पर्सनली स्टूडेंट को इस बात पे जज करता हूँ कि ये अच्छा है कि खराब है, कि मान लो कि मैं कुछ पढ़ा रहा हूँ, आपको स्ट्रेट लाइन्स पढ़ा रहा हूँ, एक कंसेप्ट समझा है, 2 एग्जाम्पल करा है, अब थर्ड एग्जाम्पल मान लो कि मैं 2 सेकंड वेट कर रहा हूँ कि बच्चा रेस्पॉन्ड करे कि इसका आंसर क्या हो। अब आप वहां पे मेरे को क्या रिस्पॉन्स देते हो ना, मैं इस बेसिस पे आपको जज करता हूँ कि आर यू गुड और आर यू बैड, ठीक है। लेकिन जो समाज है ना हमारा, वो उस कागज के टुकड़े पे आपको जज करेगा, वो आपको उस चीज पे जज नहीं करेगा कि आप उस कागज के टुकड़े में कितना नंबर लेके आते हो। तो इसीलिए प्लीज डू ट्राई टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। अपने एंड से जो भी ये स्टेप्स मैंने बताया है, इसको टाइम टू टाइम आप फॉलो करते रहना। पीडीएफ में शेयर कर दूंगा, आप इसको रिव्यू भी करते रहना कि क्या हम ये सारा काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, क्या हम कहीं पे भटक तो नहीं रहे हैं, ठीक है। लेकिन अपने एंड से मेरे को पूरा विश्वास है कि आप अगर ये सारा कर लेते हो ना, तो आपको एकदम आराम से आंख बंद करके 80 में से 75 76 एकदम आराम से मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा और 2 पॉइंट है जिसमें मैं चाहूंगा कि आपसे बात करूं, और उसके बाद में बस आज के लिए ओवर। पढ़ो इसको, ध्यान से पढ़ना। देखो ये चीज ना मैंने आपको 11 के एंड में भी बोला, आज मैं दोबारा बोलता हूँ। 11 में किसी को 95 मिला होगा, किसी को हो सकता है कि 45 मिला होगा, कोई मान लो कि अभी पास करने के लिए भी स्ट्रगल कर रहा है, ठीक है। बट द पॉइंट इज कि ये सारा का सारा सिचुएशन जो है ना, इट इज आउटकम ऑफ पिछले साल क्या किया। पिछले साल बहुत मेहनत किया, 95 आ गया, लेकिन वो 95 के बिहाफ पे यदि आप बोलते हो कि नहीं इस साल हम कुछ नहीं करेंगे और फिर भी हमको 95 चाहिए, वो तो असंभव है ना। 95 पिछले साल आया, पिछले साल की मेहनत से, इस साल 95 लाने के लिए उससे काम हो जाएगा कि फिर से मेहनत करना होगा, फिर से मेहनत करना होगा। किसी के पिछले साल मान लो कि 45 ही आया, क्या चीज का आउटकम है, उसके पिछले साल की मेहनत। इस साल लेकिन यदि वो ज्यादा मेहनत करता है और बेटर करने का ट्राई करता है, तो डोंट यू थिंक कि वो अच्छा कर सकता है। ऐसा कहीं लिखा हुआ कि पिछले साल आपको 45 आ गया तो अगले साल उतना ही उससे कम ही मिलेगा आपको, मानते हो ना। तो कंसीडर दिस ईयर टू बी अ क्लीन स्लेट, अ न्यू अपॉर्चुनिटी, वही नाम लिखा है मैंने यहाँ, कि ये नया मौका है आपके लिए। और इस साल के समय को आप जैसे यूटिलाइज करते हैं, जैसे जैसे आप उस पर वर्कआउट करते हैं, जैसे जैसे आप उस पर मेहनत करते हैं ना, वैसा ही आउटकम आपको अगले साल देखने को मिलेगा। वट एवर यू डू इन नेक्स्ट 9 मंथ्स या नेक्स्ट 10 मंथ्स, उसका आउटकम आपको अगले साल के रिजल्ट पे दिखता हुआ, मतलब होता हुआ दिखेगा अच्छे से। अगर खूब मेहनत करोगे तो आंख बंद करके 80 में से मान लो कि 75 76 79 कुछ भी 81 80 भी मिल सकता है अगर लक आपका अच्छा है तो। लेकिन अगर यहाँ पे भटके, अगर मान लो कि यहाँ पर लापरवाही शो किया, तो फिर से हो सकता है कि 80 में से आप 45 भी मिले। तो प्लीज 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 लापरवाही शो मत करना। टाइम टू टाइम मैं आपको ये सब चीज जो है वो फिर से रिमाइंड कराता रहूंगा कि नहीं बेटा आपको मेहनत करना है, आपको पढ़ना है, ठीक है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वी कैन जस्ट गाइड यू। अल्टीमेटली जाके वो जो आपका जीवन का लड़ाई है ना, वो आपको खुद लड़ना है। हम आपको तैयार कर सकते हैं उसके लिए, लेकिन आपका लड़ाई हम लड़ नहीं सकते। आपके बिहाफ पे पेपर हम नहीं दे सकते, पेपर आपको खुद ही देना पड़ेगा। उस चीज को दिमाग में रखना, और ये याद रखना कि लास्ट ईयर का कोई बायसनेस नहीं होना चाहिए। कम मिला है, बहुत दुख है, इस सब्जेक्ट से नफरत है हमको, हम पढ़ेंगे नहीं, वो सब। बहुत मिला है तो ये नहीं कह रहे हमको तो 95 मिल गया, अब तो हम मंत्री जी के बेटे हैं, हमारा कौन क्या बिगाड़ लेगा, नहीं वैसा नहीं। आपको फिर से मेहनत करना है। फिर जब एक साल मेहनत करोगे तो अगले साल शानदार रिजल्ट आए, और अगले साल ऐसा रिजल्ट करो कि ढोल वोल बजा के मान लो कि नाचने का अपॉर्चुनिटी हम लोग को भी मिले, ठीक है। उसके लिए लेकिन मेहनत आपको करना है, क्लियर मेरे ख्याल में। और एक लास्ट चीज, इसको प्लीज पढ़ो, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ, जो मैं चाहता हूं कि आपके दिमाग में घुसा हुआ रहे हमेशा। देखो इसको, देखो
इसको मैं कैसे समझाऊंगा आप लोगों को कि आप ऐसा समझिए कि आप लोग सबका एक सपना होगा, मोस्ट ऑफ यू सीए सीएफए वगैरह वगैरह, ठीक है। ईमानदारी से एक बात बताते हैं कि सपना कितने साल का है आपका, सोचो। मतलब कब से आपके दिमाग में ये चल रहा है कि यार हाँ सीएफए बोल के कुछ होता है, मेरे को वो बनना है, कितने सालों से? टेल मी एनी नंबर जो आपको लगता है कि ये सच हो। 2 साल? एक जवाब आया 2 साल, और बोलो। 3? ठीक है, और? 2? 2? जयेश? नहीं, सपना ही नहीं आया। बोलो साल बोलो। नहीं? पक्का? निर्भय? 5? मोर और लेस मेरे को ऐसा लगता है कि कॉन्शियसनेस आपको ना 8 या उसके बाद ही आया हो, ये तो मान के चलते हो। निर्भय वाले को मैं एक स्टैंडर्ड पैरामीटर मान के चलता हूँ कि 5 साल, 3 साल उधर और 2 साल इधर। 5 साल से ज्यादा पुराना तो नहीं हो सकता आपका सपना, ठीक है। लेकिन क्लास 12 में आप क्या रिजल्ट करेंगे, इसको लेके एक बार अपने मम्मी पापा के बारे में सोचो कि वो कितने साल से सपना देखा, कितना एज होगा ऑन एवरेज आप लोग? 18। तो उनका 18 साल का सपना है। बाकी क्लासेस के रिजल्ट को लेके ना वो उतना कंसर्न नहीं रहते कि 5 में कितना आया, 6 में कितना है, ठीक है, एक बार बोल देते हैं अरे तुम अच्छे से पढ़ नहीं रहे, लेकिन ठीक है नेक्स्ट डे नॉर्मल रहता है। लेकिन क्लास 10 और क्लास 12 एक स्टूडेंट के लाइफ का एक ऐसा समझो कि स्तंभ है, एक ऐसा पिलर है ना, जहां पे हर माँ बाप, हर दादा दादी, हर नाना नानी, हर चाचा चाची, सब कोई चाहता है कि मेरे परिवार का जो बच्चा है वो बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट ले। वैसे हम लोग पैसे को लेके बहुत कंजूस रहते हैं, कहीं पर भी 1 रुपया ज्यादा नहीं देना चाहते। दिस इज वन ऑफ द ओकेजन्स जब सबके मन में रहता है कि यार तुम कुछ ऐसा करो कि हम लाख रुपए का मिठाई बांटे बांटे। रहता है ऐसा मन में सबके, रहता है वो एक्स्ट्रा पैसा सबके पास रहता है, बस आपको क्या है कि वो ला के देना, वो लाख रुपए एकदम ऐसे इमीडिएट। लेकिन ये सपना पूरा करना, इसको रेस्पॉन्सिबली पूरा करना, ये आपका जिम्मेदारी है। प्लीज इस चीज को बहुत 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 सीरियसली लेना। ये कब काम आएगा आपके? मान लो कि मैंने 10 क्वेश्चन का एक शीट दिया, 50 क्वेश्चन का एक शीट दिया, आप उसको 2 बार ट्राई किए, फ्रस्ट्रेट हो गए, नहीं बन रहा आपसे, एक भी क्वेश्चन नहीं बन रहा। थर्ड बार आपको ट्राई करने का मन ही नहीं करे। 2 टेस्ट हुआ आपके स्कूल में, चाहे मान लो कि यहाँ पे, उसमें से एक टेस्ट अच्छा हुआ, एक टेस्ट खराब हो गया, पढ़ने का मन नहीं करेगा। यही तो होता है, कुछ चीज हमसे खराब हो जाए फिर हमको करने का मन नहीं करता। लेकिन वहां पे जब आप बहुत नेगेटिव फील करोगे, बहुत डाउन फील करोगे ना, तो एक बार इसको याद कर, एक बार मम्मी पापा के चेहरे को याद कर लेना, घर पे उन सारे पुराने कन्वर्सेशंस को याद करना जब उन्होंने मान लो कि अपना वो इच्छा प्रकट किया आपके सामने कि एक दिन तुम भी करेगा। उस मोमेंट को एक बार याद करने का ट्राई कर, एंड इमीडिएटली यू विल फाइंड कि आपका सारा नेगेटिव एनर्जी, सारा थकान 2 सेकंड में छू मंतर हो जाएगा। और आप हाथों हाथ फिर से मतलब क्या कि यू विल बी फीलिंग कंपेल्ड, मेरे को उठ के पढ़ना ही है, मेरे को और कुछ नहीं करना, और इतना पढ़ना है, इतना पढ़ना है कि मैं एकदम माँ बाप का सपना जो है वो पूरा कर सकूं। तो इस चीज को प्लीज एनी टाइम ऑन एनी डे, मैं इसको बीच बीच में फिर से आपको दिखाता रहूंगा कि ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 18 साल से दे हैव बीन वेटिंग, दे हैव मेड मेनी सेक्रीफाइसेस, आउट ऑफ विच आई थिंक सिर्फ 5% हम लोग को पता होता है मम्मी पापा ने कितना सेक्रीफाइस किया ना, क्योंकि हम तो जब कॉन्शियसनेस डेवलप कर लिए हैं तब से कुछ सेक्रीफाइसेस को हम नोटिस कर पा रहे हैं, उसके पहले भी तो बहुत सेक्रीफाइसेस हो रखा है। तो उन सारे सेक्रीफाइसेस के बिहाफ में एक रिवार्ड, एक खुशी, एक होप, ये तो आप दे सकते हो ना रिटर्न में। और उसके लिए आपको विदाउट डिस्ट्रैक्शन मेहनत करना है 1 साल। 1 साल बस ये कर लो, लाइफ सेट नहीं होगा, लेकिन फिर क्या है कि आपको बहुत अच्छा महसूस होगा कि चलो कम से कम कुछ हम भी रिटर्न में दे पाए। 18 साल जो उन लोगों ने हम पे मेहनत किया है, उसके बिहाफ हम एक बढ़िया चीज उनको वापस दे पाए, वो आप इस रिजल्ट से दे सकते हो। तो वेन एवर यू फील लाइक कि अब और पढ़ने का मन नहीं कर रहा, अब और मेरे से मेहनत नहीं हो रहा है, तो इसको याद कर, दिस पॉजिटिव इमोशन, दिस विल हेल्प यू टू गेट बैक ऑन ट्रैक। और मुझे पूरा भरोसा यार, देखो कि आप लोग सब लोग मेहनत करोगे ना, तो ठीक है 80 में 80 सबको नहीं मिलेगा, लेकिन 65-70 वो तो ऐसे मिल जाएगा यार। बस आपको ध्यान से मेहनत करना है, ये नहीं कि खाली एक ट्यूशन ले लिया, अभी वीडियो भी आ ही जाता है, घर पे देखें नहीं देखें, क्लास जाए नहीं जाए, होमवर्क करें नहीं करें, क्या फर्क पड़ता है? उस आदमी को दे दिया 10,000 रुपए, अब वो आदमी पढ़ाएगा, फिर उस आदमी को दे दिया 20,000 रुपए, वो आदमी पढ़ाएगा। वो नहीं होना चाहिए आपका इंटेंशन। आप आइए, आपके साथ साथ आप जितना मेहनत करेंगे ना, उसका 2 गुना मेहनत मैं करूंगा आपके लिए। लेकिन आपको भी 80 में 80 या 80 में 70 या 80 में 75 लाने के लिए बस बैठे रहने से वो नहीं होगा, या हिम्मत हार जाने से भी वो नहीं होगा। और ऐसा भी नहीं है कि आप लोग में से कोई भी स्टूडेंट केपेबल नहीं है उस चीज की। आई एम वेरी श्योर, मैंने अपने जीवन में ऐसा ऐसा बच्चा देख रखा है ना
कि 11 में 23, 24, 21, मतलब उनका क्या होता था कि मतलब पूरा साल वो पढ़ते नहीं थे, कॉपी भी नहीं होता था उनके पास। वो रोज आते थे, मांगते थे कि सर आज कॉपी लाना भूल गए, तो पेज मिलेगा क्या? तो हाँ, जाओ रिसेप्शन से पेज ले आओ। पेज में लिखे, बाहर निकलते निकलते वो घर पहुंचे, पेज कहीं रास्ते में ही घूम रहा है। साल के एंड में क्या पढ़े? अरे भाई थोड़ा सा एक बार पीडीएफ बना के भेजो ना थोड़ा सा। पीडीएफ में मतलब वो इंस्टा को स्क्रॉल करने का आदत रहता ही था, ऐसे ऐसे करते थे, तो पीडीएफ को भी ऐसे ऐसे करते, और अगले सवेरे जाके एग्जाम में हाथ ही नहीं चलता था, ऐसा लगता था कि हाथ फ्रीज हो गया। लेकिन स्टिल मैं पॉजिटिव एस्पेक्ट आपको क्या दिखाना चाह रहा हूं पता है? 23 आया ना, लड़के को झटका लगा, ऐसा झटका लगा, ऐसा झटका लगा कि 12th के फाइनल में वही बच्चा यहीं पढ़ के 97 लाके दिखाया। और ऐसा एक नहीं, मेरे पास में 15 एग्जाम्पल है। जिसको जिसको प्रूफ चाहिए हो, रुकना क्लास के अंदर नंबर दे दूंगा। गुवाहाटी में ही सेटल डाउन है आज भी वो लड़का लोग। तो चेंज कैन हैपन ऑलवेज। बस आपको वो इंटेंट चाहिए, वो मेहनत करने का हिम्मत चाहिए, और अंदर से क्या है ना कि खुद पे विश्वास भी चाहिए थोड़ा सा। मतलब 11 का जो भी रिजल्ट हुआ है, प्लीज प्लीज प्लीज, अच्छा हुआ है डोंट बोस्ट, बुरा हुआ है फॉरगेट। डोंट जस्ट टेल योरसेल्फ कि यार मेरे से नहीं हो सकता, वो मत होने दे। ठीक है? अदर देन दैट ठीक है, आज की ओरिएंटेशन के लिए इतना ही बस।